सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। महंगी बिजली और IPPs माहदे इस वक्त दर्द सर बने हुए हैं। अवामी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, रद्द अमल भी सामने आ रहा है, लेकिन इस सब का हल आखिर ढूंढेगा कौन और इस पेशरफ्त का आप सभी इंतजार कर रहे हैं। आज बहरहाल इस मामले में थोड़ी पॉजिटिव पेशरफ्त हुई है और खुदा करके अब सेनेट की कायमा कमेटी ने IPPs का फॉरेंसिक ऑडिट करने का फैसला कर लिया है। राना महमूदुल हसन की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ और इस इजलास में फिर चेयरमैन नेपरा वसीम मुख्तार ने कमेटी को ब्रीफिंग भी दी है, तफसीलात से आगाह किया है। चेयरमैन नेपरा ने बताया कि हम सब से गलती हुई है। 2007 के बाद बिजली की किल्लत आ गई थी। 2013-14 में चीनी मावनत से पावर प्लांट्स लगे तो उस वक्त हमारा ख्याल था कि GDP 6% ही रहेगी, मुल्क तरक्की करेगा, उसी हिसाब से बिजली शामिल की। हम अपने जज्बात में ओवर कैपेसिटी में चले गए, जिसकी वजह से हमारी डिमांड में कमी आई। उन्होंने मजीद इस इजलास में बताया कि बिजली की किल्लत की वजह से हमने कंपनीज को मुराद दी थी। हमने प्लांट लगाने वाली कंपनीज को बतौर मुराद डॉलर्स में अदायगी की। हमारी रुपए की कदर मुस्तहकम नहीं, इसलिए इन्वेस्टर्स डॉलर में अदायगी मांगते हैं। कल हमारे प्रोग्राम में वज़ीर आज़म के मुशीर राना एहसान अफजल साहब ने IPPs को खबरदार किया था कि आईरेट हुकूमत करने जा रही है और आज ही ये फौरन इजलास में फैसला भी हुआ। जरा उन्होंने क्या कहा था, ये सुनिएगा दो जुमले। तो इसका मतलब ये ऑडिट वाला खतरा आप तो मोल नहीं लेने जा रहे हैं ना, फिर ये बड़ा रिस्क हो सकता है, क्योंकि अभी तो ये 4-5 ही माह हुए आपकी हुकूमत ऑडिट कर रहे हैं। ऑडिट इज ऑलरेडी इन प्रोसेस। हम एक डिटेल्ड ऑडिट कर रहे हैं और फोरेंसिक भी करा लेंगे, कुछ मसला नहीं। तो अब ये IPPs के ऑडिट का जो मामला है, ये इस वक्त का सबसे अहम तरीन इशू समझा जा रहा है। और एक और चीज़ भी है जो कि इससे ज़्यादा अहम है, और वो है कैपेसिटी पेमेंट्स। अब कैपेसिटी पेमेंट्स करेंसी एक्सचेंज रेट से जुड़ी हैं और माशी माहिरीन अब ये बताते हैं कि अगर रुपए की कदर बढ़ेगी और डॉलर और रुपए में फ़र्क कम हो तो कैपेसिटी पेमेंट्स में वाज़ेह फ़र्क आ जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर अगर डॉलर हमारे मुल्क में 100 रुपये पर आ जाए तो एक कैपेसिटी पेमेंट्स तकरीबन 1/3 कम हो जाएंगी, डबल से भी ज़्यादा कम हो जाएंगी, जो कि अभी डॉलर की मौजूदा कीमत की वजह से 2100 अरब यानी 2.1 खरब रुपए बनती हैं। अगर डॉलर की कीमत 100 रुपये हो जाए तो ये रकम कम होकर सिर्फ 750 अरब रुपए पर आ जाएगी। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी IPPs के मामले पर अपनी खामोशी तोड़ी है। उनकी जानिब से कहा गया है कि अवामी मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए, जो बिल्कुल ठीक बात है। उन्होंने ये भी कहा कि पावर सेक्टर और FBR अगर सही ना हुए तो इसका नतीजा क्या निकलेगा, ये वज़ीर आज़म की ज़बानी आप सुन लीजिए। वज़ीर आज़म अभी भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात कर रहे हैं, यानी वक्त लेना चाहते हैं। ज़ाहिर है अभी वो 5-6 माह इस हुकूमत को हुए हैं, लेकिन जमात इस्लामी जो कि 1 हफ्ते से ज़ायद अब उसको धरना दिए हो चुका है, वो इस वक्त हुकूमत को कितना वक्त देने के मूड में, चूँकि वो इस वक्त मैदान अमल में और अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मैदान में आ रही है। उनकी जानिब से भी 1-2 रोज़ के बाद एहतजाज की कॉल है। फिर कुछ जो काबीना का इजलास हुआ, जो दीगर अहम खबरें इलेक्शन एक्ट से खासतौर पर मुतालिक जो कि जिसकी मंजूरी होने जा रही है, तो उस पर भी ज़रा प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन जो सबसे अहम इस वक्त इशू है महंगी बिजली का और बढ़ती हुई महंगाई का, एक आम आदमी को इससे कैसे निकालना है, तो मेहमानों का आपसे तारुफ करवाते हैं। फिर मेहमानों से इस पर हम जानेंगे। उसामा रज़ी साहब जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। अज़हर सिद्दीक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ हैं और कादिर मंदुखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। उसामा रज़ी साहब, अब ये 1 हफ्ते से ज़ायद का वक्त हो चुका है, मुज़ाकरात के दौर भी हो चुके, हुकूमत आपके पास आ गई, आपने अपनी बात रख दी। अब ये मामला बढ़ किस तरफ रहा है आगे? हुकूमत तो अभी शहबाज शरीफ साहब की जो हम गुफ्तगू सुनते हैं या दीगर मिनिस्टर्स की गुफ्तगू सुनते हैं, उन्हें तो लंबा टाइम चाहिए मामलात को सुधारने के लिए, और आप जब तक आपके मुतालबात नहीं पूरे होते आप धरने से उठेंगे नहीं। तो ये कहाँ जा रहा है आगे ये मामला? बहुत शुक्रिया आपका, आपने आवाम के दुखों के ऊपर मरहम रखने की कोशिश की है। देखिए, ये जो हुकूमत है ना, ये आज की या चंद महीनों की हुकूमत नहीं है। ये PDM पार्ट 1, PDM पार्ट 2 और ये PDM पार्ट 3 तसलसल है। 2-2.5 साल से ये हुकूमत में है और ये इन तमाम जराइम के बुनियादी तौर पर ज़िम्मेदारान हैं। 2 बड़ी पार्टियाँ इस पूरे बहरान की ज़िम्मेदार हैं, जिन्होंने इस पूरे अरसे में लूट खसूट की है, चोर बाजारी का बाज़ार गर्म रखा है और इन्होंने आवाम का खून निचोड़ा है। 1 हाथों से नहीं, 1 करोड़ हाथों से जो है इन्होंने आवाम का खून निचोड़ा है। उसमें सबसे बड़ी चीज़ IPPs हैं और इतना अरसा हो गया है, पूरी कौम चीख रही है, आवाम खुदकशियाँ कर रहे हैं, एक दूसरे को गोलियाँ मार रहे हैं, लोग जो है वो तंग आकर अपने बच्चों को सीने पर लगा के नहरों में छलांग लगा रहे हैं और इनके कान पे अब तक जूं नहीं रहेंगी। हम 8 दिन से यहाँ पर धरना दिए बैठे हैं। पहले इन्होंने तशद्दुद किया, पुरतशद्दुद रास्ता हुकूमत ने इस्तेमाल किया
और जब हमने अपनी हिकमत अमली से इस तशद्दुद को नाकाम बनाया और हम 2 स्टेप बैकवर्ड और असलन 1 स्टेप फॉरवर्ड हुए और हमने यहाँ पर एक मुस्तकिल धरना दिया, तो भी वज़ीर आज़म की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। ये एक ख़ानदान है और ये 2 ख़ानदान है इस मुल्क के ऊपर जिन्होंने इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया है। लिहाजा हम तो कहते रहे कि है दोस्त, अब तो मोहरे खामोशी है, लब को तोड़, कुछ खास और खनखार अगर बोलता नहीं। भाई वज़ीर आज़म है इस मुल्क का, एक अजीब व गरीब करैक्टर है जिसको फॉर्म 47 की बुनियाद पे इस मुल्क पे मुसल्लत कर दिया गया है और अब उसके ज़रिए जो है वो चीज़ें मज़ीद ख़राबी की तरफ जो है वो धकेली जा रही हैं। अगर इन्हें आवाम का ज़र्रा बराबर एहसास होता तो ये पहले से इन तमाम चीज़ों के ऊपर इक़दाम करते। अगर इन्हें ज़र्रा बराबर एहसास होता तो ये धरने के पहले दिन ही अपनी जानिब से ऐसे इक़दाम सामने लेकर आते जिससे आवाम को रिलीफ मिलता और इनको भी सियासी तौर पे उसका फ़ायदा होता। लेकिन ये बड़े बेहिस लोग हैं और ये अभी भी टाल मटोल की पॉलिसियाँ इख्तियार कर रहे हैं। पहले इन्होंने कहा कि आइए हम बैठ के बात करते हैं, तो हम एक टेक्निकल कमेटी बना देते हैं। हमने कहा भाई ये आपका मसला है, ये हुकूमत का मसला है। टेक्निकल एक कमेटी होगी, उस पर बातचीत होगी, बकिया क्या टेक्निकल इश्यूज़ हैं वो आपने अब तक क्यों नहीं देखे, आप उसकी बुनियाद पे होमवर्क के साथ सामने क्यों नहीं आए। तो ये समझे कि शायद थोड़ा सा ये टाल मटोल करेंगे, डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल करेंगे। अभी भी टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा। आप ज़रा इनकी सफाकियत देखें, इनकी बेरहमी को देखें, इनकी बेहिसी को देखें कि ये इस वक्त भी टैक्टिकल गेम खेल रहे हैं। और भाई जमात इस्लामी का कोई मुफाद नहीं है। हम तो 25 करोड़ आवाम हमारे पीछे इस वक्त खड़े हुए हैं। जिस घर में भी बिल जाता है, हर घर के लोग इस वक्त जमात इस्लामी के साथ खड़े हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो। उसामा साहब, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो हुकूमत का जो मौक़िफ़ आ रहा है कि जी हम तो पहले से ये काम कर रहे थे और इन मुज़ाकरात के नतीजे में तो हम नहीं कर रहे, IPPs के मामले पर हम पहले से संजीदा थे। आज ये जो फॉरेंसिक ऑडिट को करने का फैसला हुआ है, आज हुआ है ना, मसला कब से चल रहा है। ओ भाई, कोई खुदा का खौफ करें, आंखों में धूल झोंकेंगे क्या? आप समझते हैं 25 करोड़ लोग पागल हैं? आप बहुत अक्लमंद हैं यार। ये इस किस्म की लॉबिंग करके, मुख्तलिफ लोगों को इस्तेमाल करके, बैरूनी सपोर्ट हासिल करके, आप आवाम की राय को फॉर्म 47 के ज़रिए मुस्तरद करके इस तरह से मुसल्लत होके ये इस किस्म के खेल खेलेंगे, भाई ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। अच्छा उसामा साहब, ये अब आपकी आवाम का मुतालबा ये है कि IPPs की रकम रोकी जाए। वो सिर्फ 2 जमातों के लिए है। ज़ाहिर है आपका इशारा मुस्लिम लीग नून के बाद शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पौने 4 साल दौर है उसमें भी तो IPPs के मुआहदे हुए, रीनेगोशिएट वो भी नहीं कर सके, उनके कैबिनेट मेंबर्स के अपने IPPs हैं, तो ये उन पर आपका कोई एतराज़ नहीं है क्या? वो धरने की चूँकि आपकी हिमायत कर चुके हैं, शायद आने वाले दिनों में साथ भी बैठे नजर आए, ये वजह है? या देखिए, नहीं, इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है। जो भी जितना जिम्मेदार है उतना कहा जाएगा। PTI का पूरा अरसा 3.5 साल का है। IPPs के ओनर्स उनके साथ भी बैठे रहे, उनकी कैबिनेट में मौजूद रहे और उन्हें उसके ऊपर 3.5 साल का अरसा कम नहीं होता, उन्हें उसके ऊपर काम करना चाहिए था। उन्होंने नहीं किया, जितना काम उन्होंने नहीं किया वो उतने जिम्मेदार हैं उसके। ठीक है, चलो कादिर मंदुखेल साहब, अब ये 8 दिन हो गए इन लोगों को बैठे हुए, मुज़ाकरात अभी 2 दौर हो चुके हैं, अभी तक किसी एक नुक्ते पर ये नहीं हो सका कि हुकूमत ने अमल किया हो और इनको ज़रा मनाने की कोशिश की हो कि चलें जी आप अपना धरना ख़त्म करें, हम ज़रा संजीदगी के साथ इस मामले को लेकर आगे चल रहे हैं। तो ये एक लंबा धरना जो कि महीनों पर मुहित हो वो हम देखेंगे। हुकूमत की कोई संजीदगी इन मामलात में आपको नज़र आ रही है कादिर साहब? जमात इस्लामी के धरने की आपने जिक्र किया, यकीनन हर पॉलिटिकल पार्टी को ये हक है कि वो अपने कारकुनों को मोबिलाइज करने के लिए, एक्टिव करने के लिए इस तरह धरने दें, ज़रूर उनका हक है। और इनकी जो मुतालबात है वो भी यकीनन दुरुस्त है, क्योंकि जो बिजली के हवाले से बात की है, आप अगर देख लें तो सबसे पहले मैं दावे के साथ कहता हूँ, मेरा सोशल मीडिया का पेज देख लें, वो IPPs की 100 कंपनियों का लिस्ट मैंने जारी किया, जहाँ से मुझे मिला था लिस्ट मैंने फौरी तौर पे जारी कर दी है। और उन लिस्ट में जहाँ फॉरेन कंपनी का सारा लेके पाकिस्तानी कंपनियों ने वो कॉन्टेक्ट लिया है और बाद में बहुत सारों ने उनको पाकिस्तानी को बेच भी दिया है, वो भी है। और एक खबर ये भी है कि 4 ऐसी कंपनी हैं जिनको 20 अरब रुपए मिल चुके हैं, मगर उसने 1 यूनिट भी, 1 मेगावाट भी उन्होंने ना बनाया ना पाकिस्तान को दिया है जी। तो इसका दूसरा मिसाल मैं आपको देना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पे एक आप मकान किसी ठेकेदार को दे बनाने के लिए,
और टोटल वो मकान बनाने का ड्यूरेशन जो है ना वो 6 महीने और ठेकेदार 10 साल लगा लें। अब 10 साल में यकीनन जो मालिक मकान है वो दूसरे ज़राए ढूंढते हैं, ताकि जारी बात है एक मकान अभी जो 10 साल से ज़ेर इल्तवा है उसके इंतज़ार में बैठे बगैर उनको जहाँ कोई और 2-4 मकान मिल जाते हैं वो ले लेते हैं। मैं आपको एक मिसाल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जी जी। और वो मिसाल ये है कि ज़राए के चूँकि पाकिस्तानी आवाम जो बिजली के लिए, पानी के लिए जो तरस रही है, यकीनन मैं ये नहीं कहूँगा वो जो मर्जी है अपनी ज़बान में जो उन्होंने कलमात पेश किए उनकी अपना एक तरबियत है या उनका अपना नुक्ता नज़र है, जो भी है। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि ये 1993-94 से नवाज शरीफ साहब के दौर में शुरू हुआ है। मुझे उनकी नीयत पे शक नहीं है, क्योंकि बिजली के जो प्रोडक्शन है या बिजली की जो कमी थी उनको पूरा करने के लिए वो किया। अब चूँकि उन कंपनियों ने जो 2000 अरब जो ना वो सालाना पैसे लेते हैं और 45,000 मेगावाट के हिसाब से वो बिजली के पैसे ले रहे और प्रोड्यूस 30,000 भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, 30,000 के साथ साथ मैंने जो मकान का हवाला दिए, अब जारी बात है जो 10 साल से एक मकान ज़ेर इल्तिवा है, ज़ेर कंस्ट्रक्शन है या अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ सोलर का एक ऑप्शन आ गया। अब सोलर का जो ऑप्शन आ गया, यकीनन मैं समझ रहा हूँ कि अगले 1-2 साल में 80-90% पाकिस्तानी सोलर पे चले जाएंगे, क्योंकि वापडा का के इलेक्ट्रिक का इनकी मिन्नत समाजत या इनकी लूटमार का या उनकी बदमाशी का तो यकीनन लोग न इंतजार करेंगे, न उनकी ये जो बिल आ रहा है आजकल जो बिल्कुल लोग खुदकशी पे करे, तो यकीनन लोग सोलर की तरफ जाएंगे। लेकिन सोलर की तरफ भी मिडिल क्लास और हाई क्लास जाएंगे, क्योंकि आम गरीब आदमी की बस की बात सोलर भी नहीं है। फिर लोड तो जो वर्किंग क्लास है, जो लोअर क्लास है उस पर पड़ जाएगा, चूंकि जो पेमेंट्स हैं आईपीपीज की वो तो उतनी ही करनी है हुकूमत को एग्रीमेंट से मुताबिक। जी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अब एक सवाल तो मैं आपके सामने ये रख रहा हूँ और हमेशा रखता हूँ कि अगर सोलर में 90-80% लोग चले गए और यहाँ जो 2000 अरब आप सालाना उसको दे रहे हो या उनके साथ खरबों के जो मुआहदे किए हैं जो 10 साल से मुकम्मल नहीं कर सके, 10 साल तो कम अरसा बता रहा हूँ, 92-93 से ये चल रहा है, तो उसका क्या होगा? और फिर ये जो सोलर पे लोग चले गए तो वो जारी बात है वो जो उन कंपनियों को पैसे देने थे वो कहाँ से देंगे? नंबर एक सवाल। दूसरा सवाल मेरे ये है कि जहाँ तक आप यकीनन आप सवाल आपके ज़हन में होगा कि पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन से पहले 300 यूनिट तक फ्री बिजली का दावा किया था। यकीनन बिल्कुल हमारे मंशूर का हिस्सा है, आज भी हम उस पर खड़े हैं। लेकिन वहाँ पे चूंकि हमारी वफाकी हुकूमत नहीं आ सकी, हम हुकूमत नहीं बना सके, आपको अच्छी तरह पता है पीटीआई के जो नंबर है वो ज़्यादा है, हमने पीटीआई को ऑफ़र किए, उन्होंने टकराया हमारा ऑफ़र, तो हमने मजबूरन मुस्लिम लीग नून को ऑफ़र किए। लेकिन चूंकि हमारा मंशूर का हिस्सा था, हमारे पास जो सूबाई हुकूमत सिंध है या बलूचिस्तान है, वहाँ पे हमने यूँ समझ लो 25 अरब रुपए मुख्तस किए 24 लाख घरानों के लिए, जो 300 यूनिट तक फ्री के जो हमने वादा किए वो हम सोलर के जरिए उसको देंगे। यकीनन वापडा हमारे हाथ में नहीं है, वफाकी हुकूमत नहीं है, तो हम सोलर के जरिए सिंध हुकूमत के बजट के हिसाब से हम उनको ये देंगे। तो मैं समझ रहा हूँ जो बात इस पर अमल दरामद कब तक मुकम्मल हो सकेगा कादिर साहब? जी स्टार्ट हो चुका है, इसका स्टार्ट हो चुका है, सर्वे वगैरह स्टार्ट हो चुका है। यकीनन जितना जल्द हो सके हम इसको करेंगे और इसी बजट में एलोकेट भी कर दिए 25 अरब रुपए, तो यकीनन अगले बजट से पहले इनको ये सारी चीज़ें खर्च भी करना है, वरना तो लैप्स हो जाता है। लेकिन साथ साथ मैं ये भी मुतालबा करता हूँ कि ये जो IPPs का, जैसे मैंने 4 कंपनी का 20 अरब ये बैठे बैठे ले चुके हैं और बाकी कंपनियों का जिसमें यकीनन पाकिस्तानी कंपनियां या पाकिस्तानी लोग या सियासतदान या जो भी आप कहेंगे, क्योंकि सियासतदान तो एक सॉफ्ट टारगेट है, असल तो बदमाश ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान में। तो कादिर साहब, ये हुकूमत की इस वक्त जो गैर संजीदगी खासतौर पर जमात इस्लामी के एहतजाज और धरने को लेकर है, इस पर ये वाकई गैर संजीदा एक अमल आप कहेंगे कि मुज़ाकरात में बात कुछ और होती है, अता तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके बिल्कुल बरक्स होती है, मुज़ाकरात में बात कुछ और हो रही है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बात बिल्कुल अलहदा कर रहे हैं और अभी तक कोई मीटिंग, कोई इस तरह का एक्शन प्राइम मिनिस्टर ने लिया ही नहीं है कि कम से कम कोई मुलाकात के लिए बुलाते या इनके मसले को सुनते। एक कमेटी बना दी है, वो भी बस टाइम को गेन कर रही है। देखिए, पहली बात तो ये कि हुकूमत के जो नुमाइंदा है अता तारड़ साहब, वो नॉन सीरियस आदमी है, उनको मुंतखब करना, उनको आगे लेना, तो सबसे पहले तो अदम दिलचस्पी हुकूमत को ये लग रही है कि वो इसमें संजीदा नहीं है, क्योंकि एक नॉन सीरियस आदमी और जो एक बात करता है और इनके अपने वफाकी वजीर उनको डिनाई करता है। माजी में अगर आप PTI पर पाबंदी या इनके ऊपर गद्दारी के मुकदमात के हवाले से जो उन्होंने दावा किया था
कि हमने इत्यादियों को एतमाद में लिए है, जो कि ख्वाजा आसिफ साहब राना सनौला ने उनकी नफ़ी कर दी है कि नहीं अभी हमने लेना है, तो वो एक गैर संजीदा आदमी है। और दूसरी बात ये कि हाफिज नईम साहब बड़ा एक नौजवान क़यादत है और वो कराची के सदर थे, तो ये धरने शरने तो हम रोज़ बुकते थे वहाँ पे गवर्नर हाउस वज़ीर आला उसके सामने, यकीनन उन्हें पार्टी को मोबिलाइज करना है और पार्टी को एक्टिव करना है। तो वो धरना कराची से निकल के वो इस्लामाबाद और पंजाब में चला गया, तो ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि हम तो हाफिज साहब के धरनों से कराची में अच्छी तरह वाकिफ है। लेकिन हुकूमत को भी इनके साथ संजीदगी से, यकीनन जो मसले मसाइल है जो बयान कर रहा है उसमें संजीदगी भी है और उसमें वजन भी है, तो मैं समझ रहा हूँ कि इनके मुतालबात में भी वजन है और बाकी धरना शरना उनका है पूरे पाकिस्तान में कर ले। ठीक है, चल अब ये मुतालबात इनके कैसे माने जाएं, हुकूमत के पास ये स्पेस है या नहीं, और फिर आगे की हिकमत अमली क्या है, तो उसामा साहब पहले ज़रा जो आगे की आपकी अभी स्ट्रेटजी है उस पर ज़रा आप कमेंट कर दीजिएगा पहले कि अब आगे आप लोग करने क्या जा रहे हैं। अगले 2-3 रोज़ तक अगर कोई नई नतीजा निकलता है इस सिलसिले में, तो ये सारे शहर में सारे सूबों में धरने तो आपने फैला दिए, अब इसका अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, लोग खुदकशियां कर रहे हैं, मर रहे हैं, बहुत ही संगीन, यानी लोग अपने जेवर बेच के 1 महीने का बिल तो भर देंगे, ये बिल अदा हो नहीं सकते। अगर ये इस धरने की आवाज़ इनके कानों तक नहीं पहुंचेगी तो फिर हमने ये तय किया है कि 25 करोड़ आवाम का मुकदमा है, हम पूरे मुल्क में इन धरनों को फैला देंगे। कराची में इस धरने का ऐलान कर दिया है, 4 बड़े दारुल खिलाफाओं में ये धरने शुरू होने जा रहे हैं, और इसके अलावा इस मुल्क के वो 10 बड़े शहर जिनके पीछे ये मुल्क चलता है, इन तमाम शहरों के अंदर हम इस धरने के दायरे को वसी करने जा रहे हैं। और ये किसी गलत फहमी में ना रहें, ये लोहे के चने हैं, जो चबाने की कोशिश करेगा वो अपने ही दांत इंशाअल्लाह ताला तोड़ेगा। ये वो लोग नहीं हैं कि जो किसी भी वजह से जो है वो डर जाएंगे और खौफजदा हो जाएंगे। और एक बात और ये समझ लें, ये जो शरीफ फैमिली और उनके साथ जो जरदारी फैमिली, ये जो समझ रहे हैं कि ये एक दूसरे के साथ गेम बनाकर कि वो हुकूमत में है, ये हुकूमत में नहीं है, इन दोनों की ये हुकूमतें हैं और इन्हीं दोनों ने इस मुल्क में पिछले 40 सालों में राज किया है, प्लस मार्शल्लाह। तो ये जो पूरा रिजीम है, ये पूरा जिम्मेदार है इसका। फिर इनका सियासी एहतिसाब शुरू हो जाएगा। कबल इसके के मामलात वहाँ तक जाएं, अवाम ये बिल अदा नहीं कर सकते। लोग अभी अपने जेवर बेचकर, अपनी जायदादों को, अपने एसेट्स बेचकर ये बिल पे कर रहे हैं, इसलिए कि बिजली जो है वो सांस की तरह है, पानी की तरह है, उसके बगैर इंसान रह नहीं सकता, और गर्मी में तो बिल्कुल नहीं रह सकता। तो ये अभी तक इनके कानों पे जू नहीं रेंग रही है। आप यकीन मानिए कि हमारी जब टेक्निकल कमेटी इनके सामने बैठी है तो ऐसा लग रहा था जैसे बच्चे बैठे हुए, जो हुकूमत की ताकत, हुकूमत के वसाइल ये इनके हाथ में है, ये कौम की बागडोर संभाले हुए हैं और इनकी संजीदगी का ये आलम है। मर जाएगी मखलूक तो फैसले करोगे। उसामा साहब, जो हुकूमत अपनी मजबूरियां जो बता रही है कि अगर फॉरेन कंपनीज के फायदे हुए हैं तो वो बोल रहे हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। ये झूठ बोल रहे हैं कि हम बैरूनी मुआहदों में फंसे हुए हैं। क्या पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन बैरूनी मुआहदे का हिस्सा नहीं है? आप वो पाइपलाइन तो नहीं डाल रहे, आपको वहां पर मुआहदा याद नहीं आ रहा? जो अवाम का मसला है, जो 25 करोड़ लोगों की जिंदगियों और मुस्तकबिल को मुतासिर कर रहा है, उससे खेलने के लिए आप ये जो है उजरे लंग तराश के लाते हैं और आंखों में भूतों समेत घुसने की कोशिश करते हैं। ये मजाक कर रहे हैं आप कौम के साथ। अब ये हुकूमत का इस पर मौक़िफ़ है। एक बात मैं और बता दूं, एक बात मैं और बता दूं कि ये जो इस वक्त जिस इक्वेशन की बुनियाद पे ये फॉर्म 47 के बल पर यहाँ पर मुसल्लत है ना, वो इक्वेशन बहुत कुछ आगे पीछे होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, चलें, गलतफहमी में ना रहे। ये वाला जो आपका नुक्ता है, जरा इस पर हम थोड़ा सा आगे चलकर जरा बात करते हैं। हुकूमत का पहले इस पर मौक़िफ़ ले लेते हैं। डॉक्टर शिजरा मनसब साहिबा हमारे साथ मौजूद है, मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा है। तो शिजरा साहिबा, ये इस वक्त हुकूमत क्यों इतनी गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रही है इस धरने को लेकर? जो मुतालबात हैं जमात इस्लामी के, वो सब वो मुतालबात हैं जो इस वक्त हर एक पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है कि बिजली सस्ती हो, पेट्रोल सस्ता हो, महंगाई कम हो, ये जो सैलरी पर टैक्सेस, जो स्लैब्स लगा दिए गए हैं नए नए टैक्सेस के, इसको आप लोग ख़त्म करें या इसको स्मूथ करें। तो ये अभी तक कोई नतीजा क्यों नहीं निकल सका है? हुकूमत क्यों संजीदा नहीं है? चलें, शिजरा साहब को जरा हम रिकनेक्ट करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो फिर मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे कि इस मामले पर हुकूमत कितनी संजीदा है, और अगर संजीदा है तो अभी तक कोई पेशरफ्त मुज़ाकरात के बाद आगे क्यों नहीं बढ़ी है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। कादिर मंदुखेल साहब, उसामा रजी साहब, डॉक्टर शिजरा मनसब साहिबा, नून लीग की सीनियर रहनुमा, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो शिजरा साहिबा, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे जमात इस्लामी के धरने को हफ्ते से ज़ायद हो चुका है, 2-3 मुज़ाकरात के भी दौर हो चुके हैं, लेकिन मुज़ाकरात में बात कुछ और होती है। अता तारड़ साहब जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई और बात करते हैं। तो ये हुकूमत इन तमाम मुतालबात को क्यों नहीं संजीदा ले रही है? आप लोग को IPPs के मुआहदों पर नज़रसानी करना है, नहीं करना? इस धरने के साथ कैसे आगे बढ़ेंगे आप लोग? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हम इन बातों को संजीदा नहीं लेते, बल्कि इनके धरने से पहले से ही प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का और उनकी जितनी भी कैबिनेट है उसका फोकस यही है और कि गरीब आवाम को किस तरह से रिलीफ पहुंचाई जा सके। और ये जो बिजली की महंगाई का मसला, ये हमारा फोकस है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम हो चुका। बात ये कि इनके साथ धरने तो इन्होंने किए, ठीक है, एहतजाज करना हर एक का हक है, लेकिन बातचीत करने का मकसद ये है कि मिलजुल के कोई ऐसी वे आउट निकाली जाए जो कि डूएबल हो। अच्छा। लेकिन ना सिर्फ कह देना कि नहीं क्योंकि ये हुकूमत है तो हुकूमत ये कर ले वो कर ले। अब जो सॉवरेन गारंटीज एक मुल्क में दी होती हैं, हमारे पास एक पहले ही मिसाल है रेकोडिक की। आपने देखा कि उसमें हमें कितनी पैसे बाद में देने पड़े, कितना नुकसान हमारा हुआ। सॉवरेन गारंटी कोई भी मुल्क इस तरीके से सिंगल हैंडेडली तोड़ नहीं सकता। हमने ये कभी भी नहीं कहा कि हम इन चीजों के ऊपर वर्क नहीं करना चाहते, चाहे अंदरूने मुल्क हो चाहे बैरूने। डॉक्टर साहब, ये जो सॉवरेन गारंटी तो दीगर ममालिक के साथ जो मुआहदे हैं उनके साथ होगी ना, लेकिन जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं, जो लोकल ओनर्स हैं IPPs के, जो कि PMLN से भी जिनका ताल्लुक है, जिनका PTI से भी ताल्लुक रहा है, दीगर जमातों में भी हैं, बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स भी हैं, उनके साथ तो बात हो सकती है ना? उनके साथ बिल्कुल हो सकती है। आप देखें कि जितनी भी हुकूमतें आई हैं, ये सारी कई सालों से ये चीज चलती आ रही है। आखिर अब इस वक्त एक बहुत मुश्किल हालात हो गए हैं। PMLN इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करती। हमने तो अपनी सियासत को रियासत के ऊपर कुर्बान किया है, इसलिए कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचा सके और अवाम की बेहतरी ला सके, मईशत की बहाली ला सके, जिसके लिए कि बहुत सारी माशी इस्लाहात भी हो रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सियासत को तो रियासत पर कुर्बान किए जा रहा है, लेकिन कोई भी अपनी दौलत को रियासत पर कुर्बान करने को तैयार नहीं है। सुलेमान शहबाज साहब भी IPP के मालिक हैं, जहांगीर तरीन साहब भी, जो कि अब ज़ाहिर है इस वक्त आपकी इत्तेहादी जमात भी है, वो भी IPPs के मालिक हैं। मंशा ग्रुप भी एक बड़ा ग्रुप है, और भी बहुत सारे बिजनेस कम्युनिटी के लोग और सियासतदान हैं। अब तक हुकूमत ने कितने IPPs के साथ मुज़ाकरात किए, बातचीत की है, इस मामले पर कोई गुफ्तगू हुई है? देखिए, जो हमारे पावर के मिनिस्टर हैं, वो जो अपने सारे हमारे लोग हैं जो IPPs बेस्ड इन पाकिस्तान है, उन्होंने ये कहा है कि वो उनसे भी बातचीत का सिलसिला उन्होंने शुरू की है। उनको भी वो ये बताना चाहते हैं या इस चीज की तरफ लाना चाहते हैं कि आप भी देखें, अगर वो पाकिस्तानी हैं तो बहैसियत पाकिस्तानी अगर उनको कुछ ना कुछ अपनी कुर्बानी भी देनी पड़े, तो इस वक्त कौम के ऊपर जो एक मुश्किल है, उनको इस चीज का एहसास करते हुए जरूर बातचीत का हिस्सा बनना चाहिए, और वो बने हुए हैं। अच्छा। लेकिन आप ये देखें कि टाइम कुछ लगता है किसी चीज को पहुंचाने के लिए। मैं तो ये कहूंगी तमाम पार्टी से कि धरने देना, एहतजाज करना जहां उनका हक है, अच्छा। वहां पे हुकूमत के साथ मिल के बैठ के बातचीत करके किसी ना किसी वे आउट को निकालना भी उनका फर्ज है। सिर्फ धरने देने से बात नहीं बनती। इस वक्त पाकिस्तान एक बहुत मुश्किल में से गुजर रहा है। बेहतर है कि जितने भी तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम सियासी पार्टियां आपस में बैठे और बातचीत करके कोई इसका हल निकाले। ठीक है, चलें जरा सामा साहब, ये अब ज़ाहिर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ये हुकूमत साल से मुख्तलिफ हुकूमतें इन एग्रीमेंट्स में एक अगर फौरी तौर पर जाएंगे उनको ख़त्म करने या उन पर नज़रसानी करने, तो फिर पाकिस्तान को उसके कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करने पड़ सकते हैं, फिर पाकिस्तान पर जुर्माने हो सकते हैं, कहीं कोई पाबंदियों का भी पाकिस्तान को सामना हो सकता है। तो हुकूमत की भी अपनी मजबूरियाँ हैं। 70% से ज़्यादा IPPs जो हैं वो पाकिस्तान के लोगों की है। 25% आप कह लें कि चाइना की। जो मुकामी लोग हैं जिन्होंने 2.6 थाउजेंड रुपीस। अच्छा उसामा साहब, ये जो मकामी लोग हैं, इनके जितने नाम आपके इल्म में ज़रा हों या आपकी जमात की रिसर्च टीम के इल्म में हो, ज़रा उनके नाम भी आप ले दें। जो अभी 4-5 तो मैंने लिए जो मुझे पता थे, अगर इसमें आप और इजाफा करना चाहें ताकि लोगों को ज़रा पता चल सके कि कौन लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं।
नहीं, वो लिस्टें अच्छा नहीं लगता है कि मैं उनके नाम लूँ, पर्सनलाइज होकर बात करना मुनासिब नहीं है। वरना तो जो गवर्नमेंट में जो लोग हैं, मंशा ग्रुप तो सबसे बड़ा नाम है। खुद नवाज शरीफ की फैमिली, हमजा की जो है IPP है, इसके अलावा भी जो है PTI के एक साहब थे, वो उस वक्त थे, मिनिस्टर भी थे, रज़ाक दाऊद साहब थे, नदीम बाबर साहब थे, नाम वाज़े हैं। रज़ाक दाऊद साहब हैं, उनकी इंडस्ट्रीज़ भी हैं, हम उसके ऊपर कोई बात नहीं करते, वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन ये जो मसला है, उसकी वजह से ये इस मसले को हम इसको जो है नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मैं एक चीज़ वाज़े करूं, देखिए पूत के पाँव पालने में नज़र आ जाते हैं। अगर ये आवाम से ज़र्रा बराबर हमदर्दी रखते ना, तो ये अपने तायुशात तो ख़त्म कर देते कि जो सैकड़ों हज़ारों गाड़ियाँ फ्री में, गाड़ियाँ बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ फ्री पेट्रोल के साथ, फ्री बिजली के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्री गैस इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अपनी अय्याशियाँ ये बेगमात करें, अय्याशियाँ इनके जो है वो बच्चे करें, और उसका ख़र्चा एक कोठरी में रहने वाला, एक पंखे के नीचे, टीन की चादर के नीचे ज़िंदगी गुजारने वाला एक आदमी उनके बोझ को उठाए। ये चीज़ कोई ऐसी चीज़ है कि जो इनको बतानी पड़े? तो ये झूठों का एक टोला है, लुटेरों का एक टोला है, और बेहिसों का एक टोला है जो इस वक्त मुल्क के ऊपर मुसल्लत है। और ये अभी भी नहीं सुन रहे हैं। अभी भी देखिए, शहबाज शरीफ बोले तो क्या बोले कि सियासत नहीं करो, आवाम के मसले के ऊपर सियासत होनी चाहिए और लाजमन होनी चाहिए। यही तो सियासत है। लूट घसूट की सियासत नहीं होनी चाहिए, चोर बाजारी की और आंखों में धूल झोंकते हुए झूठ बोलने की सियासत नहीं होनी चाहिए जो ये लोग कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, आपने रिकॉर्डिंग की मिसाल दी, मैंने आपको मिसाल दी है कि पाक ईरान गैस लाइन के ऊपर इन्हें इसके ऊपर इन्हें ख्याल नहीं आता बैरूनी मुआहदों का। अगर पाक ईरान गैस लाइन बहाल हो जाती है, आपको मालूम है $15 बिलियन कम अज कम पाकिस्तान को सालाना बचत हासिल होगी। $15 बिलियन। तो ये क्यों नहीं किया इन्होंने, और क्यों नहीं कर रहा है? ये कभी नहीं करेंगे ये काम। ठीक है, चलेंगे। इसलिए हम यहाँ पर धरना दिए बैठे हैं, हम आगे बढ़ेंगे और हम भी इनको देख रहे हैं। अच्छा, चलें इनसे पूछेंगे कि ये क्यों नहीं ये सब कर रहे। ठीक है, जरा अब काला भी इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी इस पूरी सूरत हाल में ये क्या किरदार हो सकता है? कहीं कोई ब्रिज का रोल आप लोग प्ले कर सकते हैं? कोई हुकूमत पर आप लोग प्रेशर डाल सकते हैं कि मुतालबात तो जमात इस्लामी बिल्कुल जायज़ हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी इसको जायज़ मुतालबा कहेगी क्योंकि ये सब अवामी उमंगों के मुताबिक हैं, लेकिन अब हुकूमत को संजीदा कैसे करना है, हुकूमत को किसी मैदान अमल में कैसे लेके आना है? पीपल्स पार्टी का जो पीपल्स पार्टी का जो वफ्द था हुकूमत, पीपल्स पार्टी के एक नंबर, इनको ये नहीं पता है, बस इनको ये मोटी मोटी गालियाँ जो इन्हें सीखी है हुक्मरान, और साथ में ये भी एहसास नहीं है जो अगर ईरान गैस पाइपलाइन की बात कर रहे हैं तो वो आसिफ अली जरदारी साहब का मरून मिन्नत है। अगर CPEC है तो आसिफ अली जरदारी साहब का मरून मिन्नत है। अगर पाकिस्तान में एटमी ताकत है तो पीपल्स पार्टी है। अगर पाकिस्तान में मिसाइल टेक्नोलॉजी है तो पीपल्स पार्टी। अगर पाकिस्तान में ओवरसीज है या स्टील मिल है या जो भी अदारे हैं वो पीपल्स पार्टी ने खड़ी की है। इनका तो ये आलम है कि इनका सरबरा हाफिज नईम साहब सूबाई असम्बली सिंध का सीट भी नहीं जीत सके। ये तो हाल है इनका। खुद वो कह चुके हम नहीं जीते, और नहीं जीते, वाकई नहीं जीते। और जो बल्दियाती अदारों में ये जीते हैं वो भी उस सूरत में कि इनके बाइकाट किए उनको मौका मिलता है। बाकी पूरे पाकिस्तान में इनका हाल देखें। कादिर साहब, वो उस सीट पर ये तो क्रेडिट उनको दें कि उन्होंने कितने बड़े दिल का मुजाहरा किया, वो सीट उन्होंने छोड़ दी, उन्होंने कहा हम नहीं जीते तो हम नहीं लेते, वरना बाकी पूरे मुल्क में क्या हुआ तो ओ भाई किसको बेवकूफ बना रहे हैं? उसने एक तो पाकिस्तान का अमीर बना था, दूसरी बात ये कि वो KMC में बैर मुर्तज़ा वहाब के मुकाबले में वो अपोजिशन लीडर है, तो अपोजिशन लीडर का ज्यादा पावर है बजाय सिंध असेंबली के MPA का। लेकिन वो खुद भी मान रहे कि मैं सीट नहीं जीत सका, तो आप अंदाजा लगा ले एक पार्टी का सरबरा का कैंडिडेट है और वो एक सूबाई असेंबली का सीट भी नहीं जीतते और बातें इतनी बड़ी कर रहा है, ये हो जाएगा, फलां चोर है, फलां ये फलां हुआ है। बात ये है कि पीपल्स पार्टी का हुकूमत से कोई लेना देना नहीं है। हमने सपोर्ट किए, PTI ने इनकार किया उस सूरत में, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा
मुतालबा करता हूँ हर जगह पे, और यकीनन पीपल्स पार्टी इसके लिए आवाज भी उठा रही है। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि ज़ाहिर हुकूमत की भी अपनी लिमिटेशंस हैं, लेकिन उन लिमिटेशंस में काम करके अब शिजरा साहिबा हुकूमत कितना मजीद टाइम लेगी, चूंकि अब आप कह रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर की भी इस पर एक तवज्जो हो चुकी है, उन्होंने भी नोटिस ले लिया है, पहले से आपकी रेलिवेंट मिनिस्ट्रीज़ भी इस पर काम कर रही थी, तो अब वक्त कितना लगेगा? अगर जमात इस्लामी से ही आप डील करेंगे, उनको कोई टाइम फ्रेम देंगे, तो वो कितना टाइम फ्रेम होगा कि उसमें ये जो एक पावर क्राइसिस है वो ख़त्म हो जाएगा? देखिए, जो भी तजावीज़ दी जाएं, जैसे कि अभी बात हो रही थी, वो वही होनी चाहिए जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल भी हो। और दुनिया भर में जितने भी दुनिया भर के सरमायाकार हैं, वो भी देख के ही आएंगे ना कि उनको किस तरीके के यहाँ पे एश्योरेंसेस मिल रही हैं। अगर हम कहें कि सडनली हम एक ही तरफ चल पड़े तो वो नहीं कर सकते। 50 बिलियन का सब्सिडी शहबाज शरीफ साहब ने दी है 200 से कम यूनिट वालों के लिए 3 महीने के लिए, 10 दिन का वो जो है और मौका दिया। तो ये स्टेप तो ऑलरेडी छोटे हैं बेशक, लेकिन ले रहे हैं। अगर आप टाइम फ्रेम करें तो हमारा जो एक विजन है वो ये है कि 2025 के फर्स्ट मंथ तक इन सारी चीजों के ऊपर काबू पा लिया। अच्छा, आप कह रहे हैं अगले 6 महीने में। लेकिन अच्छा, ये मसाइल भी जो खड़े हुए हैं, इसमें सबसे बड़ी स्टेक होल्डर जमात आप समझते हैं कि चूंकि सबसे ज़्यादा IPPs नून लीग के दौर में आए, तो जहाँ आप ये जो अंधेरे मुल्क के अंधेरे ख़त्म करने का, लोड शेडिंग ख़त्म करने का क्रेडिट लेते हैं, तो IPPs की वजह से जो इस वक्त मुश्किलात महंगाई पर हैं, उसका क्रेडिट भी फिर आपको ही जाता है कि नून लीग में ही सबसे ज़्यादा ये लगे थे IPPs? उस वक्त ऐसा आ गया था, आपको याद होगा कि बिजली की नहायत किल्लत हो गई थी मुल्क में, और लोग सारा दिन लोड शेडिंग होती थी। जो रूरल एरिया से वहाँ तो सारा दिन बिजली नहीं आती थी। इवन शहरी इलाकों में हम इंडस्ट्रीज के लिए बिजली की जरूरत थी और बहुत सारी चीजों के लिए बिजली की जरूरत थी, घरेलू सार्फिन के लिए थी, जिसकी वजह से ये मुआहदे करने पड़े। मैं ये नहीं कहती कि मुआहदे ठीक हुए या गलत हुए, लेकिन उस वक्त के हिसाब से डॉलर की कीमत और थी, जरूरियात और थी, इंडस्ट्रीज और थी, सरमायाकारी मुल्क में आ रही थी, सीपैक आ रहा था, तो उस वक्त के हिसाब से मुआहदे किए गए, लेकिन तमाम हुकूमतें इसमें शामिल रही। तो शेर साहब, अगर सीपैक आ भी जाता, इंडस्ट्री अगर ग्रो कर भी जाती, तो हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन थी, जो हमारा तरसीली निज़ाम था, जो तकसीम कार कंपनीज थी, उनकी जो इस्तेदाद थी, उनकी सलाहियत तो वहीं की वहीं थी। वहाँ पर तो ट्रांसमिशन वगैरह पर कोई काम ही नहीं हुआ, ना डिस्ट्रीब्यूशन पर कोई इन्वेस्टमेंट हुई है। आप ठीक कह रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन पर बहुत ज़्यादा काम होने की ज़रूरत है, लेकिन इन चीज़ों के ऊपर काबू पाने की अब हम बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा है कि जब से हम हुकूमत में आए, जिस किस्म की भी बिजली चोरी के ऊपर बहुत सख्ती से किया जा रहा है क्रैकडाउन, और किसी किस्म की राहत नहीं दी जा रही, और किसी को, बल्कि हम तो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी को भी मुफ्त बिजली ना मिले, चाहे वो रिटायर्ड हो या जो भी हो। और दूसरा ये कि क्लीन ग्रीन एनर्जी की तरफ भी हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें ये उम्मीद है कि हम जब सिद्के दिल से काम करेंगे तो अल्लाह ताला मदद फरमाएगा और बेहतरी आएगी आवाम के लिए। ठीक है, तो सामा रज़ी साहब, अब सिद्के दिल से हुकूमत काम करने का आज़म कर रही है, इरादा कर रही है, अब तो इनकी नीयत पर आपको शक नहीं है, कुछ बेहतर करना चाहते हैं? एक बात और बताऊं जी, देखिए, दिन की रोशनी में कोई रात के अंधेरे की बात करे ना, तो उसका मुंह दलीलों के बजाय सूरज की तरफ कर देना चाहिए। आपको मालूम है, एक मोहम्मद अली ऑडिट रिपोर्ट है इन IPPs के बारे में, उसमें वाज़े तौर पे कहा गया है कि IPPs के इन मुआहदों में बेइंतहा खराबियाँ और नुक्स हैं, और इसमें तजादात हैं, और इसमें झूठे काम किए गए हैं। मिसाल के तौर पर 80 मेगावाट बिजली की रकम वसूल की जा रही है, मुआहदे में 50 मेगावाट लिखा हुआ है। मुआहदे में लिखा हुआ है कि पेट्रोल की कीमत के ऊपर जो है वो पेमेंट की जाएगी, और ये पेट्रोल से बिजली पैदा करने के बजाय गन्ने के फूस से बिजली पैदा कर रहे हैं। अच्छा। और जो वसूली कर रहे हैं वो पेट्रोल की कीमत पे कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये अब जो फोरेंसिक ऑडिट हो रहा है, इसकी सूरत में तो सारी चीजें सामने अब आई जाएंगी ना। जो ऑडिट अब किया जा रहा है उसमें तो ये सारी चीजें डिस्कस होंगी, डिस्क्लोज होंगी। तो फोरेंसिक ऑडिट नहीं करवा रहे, ये ना करवाएंगे। अच्छा, ये इनके जराइम बेनकाब हो जाएंगे। ये झूठों का और चोरों का एक टोला है जो मुल्क के ऊपर मुसल्लत है। इनके जराइम बेनकाब हो रहे हैं, इसलिए ये टाल मटोल, ये समझ रहे हैं कि वक्त गुजारो, ये लोग घर चले जाएंगे। ठीक है, ये समझ रहे हैं कि जैसे कोई सियासतबाजी जो ये लोग खिलवाड़ करते हैं, ये वो खिलवाड़ हो रहा है। भाई, अवाम के मसले के ऊपर जंग लड़नी जरूरी है, बिल्कुल सियासत करनी जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया उसामा रज़ी साहब, कादिर मंदुखेल साहब, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब देखते हैं मामला आगे किस तरफ जाता है। हुकूमत अपनी कही हुई बातें पूरी करती है और जमात इस्लामी का धरना मजीद कितने दिल तूल पकड़ता है। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।